हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो मुझे बहुत क्वेरी आ रही थी एमसीक्यूज के बारे में। सो जैसे आप सभी को पता है, संडे दिस संडे वी हैव एग्जाम। सो लेट्स रिवाइज क्विकली स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोस्पेक्टिव से कुछ एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। विच प्रिंसिपल प्राइमरली एक्सप्लेन द नीड to progressively increase training stimulus to continuous producing adaptation। कि सपोज अगर मुझे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अडेप्टेशन लेके आनी है, तो कौन सा प्रिंसिपल जो है वो इसमें एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है स्पेसिफिसिटी, सेकंड है रिवर्सिबिलिटी, थर्ड है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, एंड देन थर्ड हमारे पास ऑप्शन है इंडिविजुअलाइजेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई वुड से आंसर की बात करें तो अगर ऑप्शन ए को हम बोलें, देन ऑप्शन ए का मतलब है स्पेसिफिसिटी, कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर उसके बाद है सेकंड हमारे पास ऑप्शन, दैट इज रिवर्सिबिलिटी, कि कुछ टाइम के बाद अगर आप प्रैक्टिस को रोक देते हो, उसके बाद जो हो वो आपका ट्रेनिंग स्टिमुलस जो हो वो अडेप्टेशन जो हो वो वापस अपने बैक पोजीशन पे आती है। Then next is progressive overload. So obviously, agar if you really want to see some sort of progression in terms of your program, so you have to follow this principle. So that's why option is C. फिर उसके बाद है स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, एन एथलीट performs the same training volume and intensity for several months and performance improvement has plateaued. So which principle is most directly being violated? तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप खिलाड़ी को सेम ट्रेनिंग वॉल्यूम और इंटेंसिटी के साथ कुछ महीनों सेवरल मंथ्स के लिए वर्कआउट करवाते रहोगे, तो ऑब्वियसली और परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूवमेंट उसका जो है वो प्लेटी हो जाता है। तो हमने कौन सा प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं किया है और उसका हमने उल्लंघन किया हुआ है। तो जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ए, दैट इज वेरिएशन, एंड देन दूसरा है हमारे पास स्पेसिफिसिटी, then recovery, and then individual difference. So I would say अगर specificity की बात करें तो specificity means you have to give specific program regarding your game, जो भी उसका requirement है। तो this is not applicable। Then recovery, yes it's important, but यहाँ पे अगर ऑप्शन ए की बात करें, सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। व्हाई? बिकॉज जब तक आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टिमुलस डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन और वैरायटी लेके नहीं आओगे, तब तक जो है आप इंप्रूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए। उसके बाद है इन द अर्ली फेज ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड अनट्रेन्ड एथलीट द लार्जेस्ट इनिशियल इंप्रूवमेंट इन मैक्सिमल स्ट्रेंथ इज प्राइमरी एट्रीब्यूट टू। ओके, सो ऑब्वियसली जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं तो हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या अडेप्टेशन, क्या मतलब हमारी बॉडी किस चीज को अडेप्ट करती है उसके बारे में बात की है यहाँ पे इन द अर्ली फेज ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इन अनट्रेन्ड एथलीट। कि हमारे पास अगर बिगिनर बच्चे भी आ रहे हैं तो सबसे पहले उनकी बॉडी में सपोज लार्ज इनिशियल इंप्रूवमेंट इन मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ स्पेसिफिक वर्कआउट में इंप्रूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? फर्स्ट इज इंक्रीज्ड मसल क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, इंक्रीज्ड टेंडन स्टिफनेस ओनली, देन थर्ड है इंक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, देन ऑप्शन डी दैट इज न्यूरल अडेप्टेशन। सो आई वुड से ऑप्शन डी। डी क्यों अप्रोप्रिएट आंसर है? बिकॉज सबसे पहले जब भी हम एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट जब भी हम स्टार्ट करते हैं, सो ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो है वो फर्स्ट अनाटमिकल अडेप्टेशन अडेप्टेशन एक तरह से हमारी बॉडी में उस वर्कआउट के लिए होता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव ऑप्शन दैट इज डी। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग द अपवर्ड फेज ऑफ कन्वेंशनल बैक स्क्वाट द नी जॉइंट प्राइमरली परफॉर्म्स। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया है कि जब आप बैक स्क्वाट करते हो तो जो ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है तब नी के जॉइंट में क्या क्या मूवमेंट होता है? सो यहाँ पे है ऑप्शन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन एंड एबडक्शन। सो ऑब्वियसली फ्लेक्शन तो कहीं से भी नहीं हो रहा, then internal rotation is also not there, and then abduction I would say नहीं। so the answer is extension obviously। जब आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, सीधा कर रहे हो, so that is your extension। अगर आप किसी भी चीज को मोड़ रहे हो, that is your flexion, and then internal and abduction, these are the other movements। so that's why इस क्वेश्चन का आंसर है extension, that is B। फिर उसके बाद है विच मसल इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू हिप एक्सटेंशन ड्यूरिंग
लोडेड स्क्वाट। सपोज जब आप स्क्वाट कर रहे हो तो प्राइमरली यहाँ पे बात की है कि मेजर कंट्रीब्यूटर, तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि व्हेन वी परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, सपोज इफ आई एम रेजिंग माय शोल्डर, सो ऑब्वियसली एक मेजर मसल है जो उस मूवमेंट को करवाता है, उसके बाद देयर आर सम सेकेंडरी मसल्स जो उसको सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन का, सो यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑब्वियसली इट्स अ बिग मसल, and then rectus femoris, tibialis anterior, and then sartorius. No problem. So the answer is A. Okay. फिर उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन फ्रॉम प्लायोमेट्रिक्स, सो यू कैन सी विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। ओके, सो स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल की जब भी हम बात करेंगे, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। सो प्लायोमेट्रिक में यहाँ पे आप देख सकते हो कंसेंट्रिक एक्शन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग रिलैक्सेशन, नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है। आइसोमेट्रिक एक्शन फॉलोड बाय द इसेंट्रिक एक्शन, isometric and then followed by the eccentric action, not possible in stretch shortening cycle. Eccentric action immediately followed by the concentric action. Okay. Okay, yes, makes sense. Then उसके बाद है deep passive stretching without subsequent contraction. So answer of this question is C, that is eccentric action immediately followed by the concentric. So आपने देखा होगा, suppose if I am jumping from the box, तो अगर मैं बॉक्स से नीचे जंप कर रहा हूँ, सो सबसे पहले क्या होगा कि मैं नीचे जाऊंगा एंड देन उसके बाद में ऊपर सीधा आऊंगा। ओके, सो व्हेन वी डू एनी मूवमेंट लाइक movement toward earth, that is my eccentric action, and then followed by concentric, that is movement toward cloud. Okay, so इससे आप याद रख सकते हो, इसलिए हमारे पास है ऑप्शन सी। उसके बाद है which adaptation is most strongly associated with long term endurance training। very important question, kind of adaptation कि suppose when you do long term endurance training आप कर रहे हो, so सबसे पहले adaptation क्या होगा? So first is reduced mitochondrial density, second increased mitochondrial density, reduced capillary density, and then reduced stroke volume. So remember, जब भी अगर long term adaptation या फिर कि हम बात करेंगे, तो long term endurance training में क्या होता है? Everything increases. Okay, so that's why आंसर हमारे पास है B, that is increased mitochondrial density। फिर उसके बाद है VO2 max represent। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ VO2 max। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम ऑक्सीजन extraction by skeletal muscle only, no, maximum rate of oxygen consumption during intense exercise, okay, maximum blood lactate concentration, and then third है last है हमारे पास ऑप्शन maximum ventilation without regard to oxygen consumption। So the right answer for this question is maximum rate of oxygen consumption during intense exercise, that is your VO2 max। फिर उसके बाद है for developing maximal strength in an experienced athlete, which combination is generally most appropriate? So let me tell you, इसमें से questions बन सकते हैं because there are strength and conditioning perspective से क्या है कि when we work on endurance, when we work on strength, when we work on hypertrophy, so the combination इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप कितने रेप्स दोगे, कितने सेट्स आप करवा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी लाइट लोड, वेरी हाई रेपिटेशन। ओके, लाइट लोड एंड हाई रेपिटेशन काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन दैट वी आर वर्किंग ऑन एंड्योरेंस, नॉट स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद है मॉडरेट लोड कंटिन्यूस सर्किट ट्रेनिंग। ओके, I would say little bit toward hypertrophy. Then उसके बाद है C, heavy load with relatively low repetition and educate recovery। Yes, definitely. So यहाँ पे अगर हम बात करें maximal strength की, so if you see force velocity curve also, तो वहाँ पे क्या है कि हमारे पास maximum strength at the top priority। तो वहाँ पे क्या है कि when you do heavy load के साथ आप repetition लगाओगे, so obviously if you are lifting heavy, तो आपका ऑटोमेटिकली रेप्स जो है वो रेंज वो कम आएगा। एंड देन इफ यू आर डूइंग दैट, then also you have to give recovery also, so that's why we have option C। then उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which exercise is generally classified as a multi joint compound movement। ओके, मल्टी ज्वाइंट कंपाउंड मूवमेंट मतलब जिसमें जब कोई भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के सारे ज्वाइंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं।
Biceps curl. When I'm doing bicep curl, only this joint is getting involved, elbow. Then उसके बाद leg extension. Okay, knee joint is getting involved. Seated calf raises, ankle. Then उसके बाद है back squat. When I do back squats, obviously whole body के जितने भी joints हैं, वो हमारे use हो रहे हैं. I'm so sorry, I'm actually running fast because जो मैंने पहले का वीडियो शूट किया था वो थोड़ा लंबा हो गया, so I was not able to upload. So but this time I'll try कि आपको मैं quickly सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर सकूं. फिर उसके बाद है an athlete performs 4 sets 5 repetition at 85% or 1 RM. The primary training emphasis is most likely. Again, I'm saying इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं because this is kind of एसेंसी प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दिस मच रेप्स इन सेट्स देन व्हाट यू आर वर्किंग एक्चुअली. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव athlete performing 4 sets of 5 repetition, 85% of 1 RM. Okay, maximal strength, yes. Muscular endurance because light load and then high repetition नहीं है यहाँ पे. Flexibility no, aerobic capacity no. So the answer is A. Okay, so guys, if you really want to discuss these questions, please comment on this video, and then feel free to reach out me on Instagram as well. We will do live session. Thank you so much. Thank you so much for watching.